हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर कोचिंग इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्लास 12th फिजिक्स की बात चल रही है और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो लेक्चर है ये वन शॉट लेक्चर है। पूरी कोशिश इसमें ये की जाएगी कि इसके बाद अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये वाला चैप्टर जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस विश्लेषण वाला जो चैप्टर है, इसको एक बार देखने के बाद इसमें किसी भी वीडियो को, किसी भी कंटेंट को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में वो सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन को लेकर के कहीं बाहर नहीं परेशान होना पड़े। दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। इसमें सबसे पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, चीजों को कैसे कैसे समझना है, ये जानने की आवश्यकता है आप लोगों को। लेकिन अब आप इसको जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, तो यहां पर हमें धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए, जब आप ठहरेंगे वीडियो को देखेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं इस वीडियो में। और अगर आप जब समझ जाएंगे तो लास्ट में जब आपको वीडियो पसंद आ जाए तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अंदर से ये इच्छा जाहिर हो कि हाँ भाई, हमें इसकी दूसरी वीडियो भी चाहिए, जिस मेथड से हमने समझा है, जिस मेथड से हमने समझने की कोशिश की है, उसी मेथड से हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि वन शॉट में कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें सबसे पहले भाई हमें पढ़ना मोस्टली दो ही चीजें हैं। एक तो हो गया आपका कि डायमेंशन क्या होती है, मोस्टली इसके कुछ एप्लीकेशंस, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। डायमेंशन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज के साथ में इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये तीन बातें मोस्टली हमें इस चैप्टर में समझना है और इन तीन बातों के साथ में सारी चीजें आने वाली हैं। क्या डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होती है, किन बातों पर डिपेंड करती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और साथ में उनके एप्लीकेशंस क्या है। बेसिकली हमें यहां पर तीन एप्लीकेशंस मोस्टली इसमें पढ़ना है। ये चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, और जो कुछ भी इनमें सारी चीजें होंगी वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। मोस्टली हमने बताया है कि इन चीजों को हम कवर करेंगे। अब जरा समझिए डायमेंशन होती क्या है। वैसे अगर हम बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, डायमेंशन समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को अगर हमें व्यक्त करना है तो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें हम विमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें हम विमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपने पढ़ा हो तो मान लीजिए हमने कहा वेलोसिटी, हमने लिख दी वेलोसिटी, आपने कहा डायमेंशन लिखिए, आपने लिख दिया LT-1। क्या आप सही हैं? क्या आपने सही बताया? जिन बच्चों को इस वीडियो पे, ऐसे बच्चे जिन्हें पता है कि डायमेंशन क्या होती है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कमेंट्स बॉक्स में, आगे की वीडियो देखने से पहले कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या हमने वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी है LT-1, क्या ये सही है? पोस्ट करिए, कमेंट करिए, फिर इसके बाद में जवाब को समझिए। जवाब यह है कि भाई वेलोसिटी की डायमेंशन इतनी नहीं है, LT-1 डायमेंशन नहीं है, यह है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। जी हाँ बच्चों। फिर डायमेंशन क्या है? लेंथ में हमने बोला मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें, पावर, वो होती है विमा। मतलब L पर पावर कितनी है? L पर पावर 1 है, T पर पावर कितनी है? -1।
एल में पावर -1 और टी एल में पावर 1 और टी में पावर -1 वेलोसिटी की डायमेंशन। मतलब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन पावर है। बेसिकली जो एम के इस पद्धति का मात्रक है उस पर चढ़ाई जाती है। अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने छोटा सा, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है एटलीस्ट वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो उससे आप एम के सिस्टम यूनिट पे जा सकते हैं और यूनिट पे पहुंच गए तो आपने डायमेंशन निकाल लिया। अब कैसे निकालेंगे जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो भाई, आज से हम मास जो द्रव्यमान होता है दोनों लैंग्वेज लेके चलने की कोशिश करेंगे। उसके यूनिट को हम एम मानेंगे, उसके यूनिट को हम क्या मानेंगे? एम मान लेंगे इसके यूनिट को। कुछ चीजें आज हम बदलाव करेंगे, फिर समझेंगे क्या होने वाला, ठीक है। गर्मी ज्यादा है तो पानी तो पीना पड़ेगा। द्रव्यमान का यूनिट एम, लेंथ का यानी कि लंबाई का यूनिट एल और टाइम का यूनिट टी। इवन अगर हमें टेम्परेचर का भी लेना हो तो टेम्परेचर का यूनिट थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा m की पावर a। मान लीजिए इस पे पावर a है, इस पे पावर b है, इस पे पावर c, इस पे पावर d है। l की पावर b, t की पावर c, थीटा की पावर d। ये डायमेंशनल फार्मूला है बेटा, ये डायमेंशनल फार्मूला है बेटा, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। डायमेंशन क्या है? m में ए डायमेंशन, एल में बी डायमेंशन, टी में सी डायमेंशन, थीटा में डी डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जैसे हमने कहा एरिया, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का यूनिट होता है मीटर, लंबाई का यूनिट मीटर। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। यहां पे लिख लेते हैं, चलो मीटर। मीटर को हम किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से, ठीक है। किलोग्राम को किससे? एम से। सेकेंड को किससे? टी से, मतलब कि टाइम। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को अगर हम नापना चाहेंगे तो भी मीटर से नापेंगे, चौड़ाई को नापना चाहेंगे तो भी मीटर से नापना चाहेंगे। तो मीटर के लिए प्रयोग करते हैं हम एल गुणा एल, तो ये बन गया आपका एल स्क्वायर। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया है, नॉट डायमेंशन। डायमेंशन है 2, डायमेंशन की क्या है? 2 इन एल। इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। इट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम कहें कि m में डायमेंशन क्या है, जैसे हमने कहा भाई एरिया का l में डायमेंशन 2 है, तो m में डायमेंशन क्या है, तो आप बताएंगे कि m में डायमेंशन 0 है, t में डायमेंशन 0 है। ये बात क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा एल गुणा एल, फाइनली एल की पावर 3। ये डायमेंशनल फार्मूला है और इसकी डायमेंशन 3 इन एल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालना चाहते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया आपका, डेंसिटी डी, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की डायमेंशन अगर हम देखें, डायमेंशनल फार्मूला तो m है और वॉल्यूम की l क्यूब है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा ml की पावर -3। इस तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, ठीक है ना। जैसे डेंसिटी निकाली आपने, अब मान लीजिए जैसे वेलोसिटी अभी हमने बता दिया था आपको कि वेलोसिटी कैसे निकाला था। वेलोसिटी मींस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला एल है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी है, एल टी -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस
एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टी, तो एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूले बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का डायमेंशनल फार्मूला m है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस टू है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू बन गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि आपको रिलेशन अगर पता है तो रिलेशन से आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। एरिया से वॉल्यूम, वॉल्यूम से हमें डेंसिटी मिली, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास की डायमेंशनल फार्मूला m होता है, वॉल्यूम का हमने सीख लिया, इसलिए अब हम मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी निकाली तो एक्सेलरेशन उसी से कनेक्ट है, एक्सेलरेशन निकाला तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, यानी उसी से कनेक्ट है। तो ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो ये तो हो गया भाई बेसिकली कि हमको डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब जरा थोड़ा और बढ़ते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। और समझने के लिए इसको आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई और आगे देखते हैं, और इसमें क्या बातें हैं। ये बातें तो समझ में आ गई कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखी भाई एनर्जी, हमने लिखा फोर्स, हमने लिखा एक्सेलरेशन, है ना। एनर्जी हुआ, फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, कुछ भी एनर्जी किसी भी टाइप की हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मास एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, ऊर्जा तो ऊर्जा है, वो किसी भी प्रकार की हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। फिर आ जाओ फोर्स में, किसी भी तरीके का फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इवन किसी भी प्रकार का फोर्स हो, सबके डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। कोई भी एक्सेलरेशन हो, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, डायमेंशनल फार्मूला दोनों का बराबर होगा। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैरायटी कई है, तो हर एक वैरायटी का वही फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल के बराबर होगा, जो कि बेसिकली उसका होता है। अब हमने तो बोल दिया कि भाई होता है, आप कैसे समझेंगे कि होता है, इसको भाई प्रूव करिए। सर आप ऐसे नहीं जा सकते, सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आपने जो बोला कि एनर्जी किसी भी तरीके की हो उसका डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है, फोर्स किसी भी तरीके का हो उसका डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है, कि एक्सेलरेशन किसी भी तरीके का उसका डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम प्रूव करेंगे, उसके बाद जाएंगे, प्रूव करेंगे उसके बाद जाएंगे। आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए, उसके पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगी। कोई भी नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल कोई भी चीज है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे हमने 2, 3, पाई, साइन थीटा, टेन थीटा, इस तरीके की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसमें नॉन वेरिएबल होते हैं, नॉन वेरिएबल की कोई डायमेंशन नहीं होती। बस इतनी सी बात बताना थी। अब जरा समझिए सेम कैसे होती है। बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आपने पढ़ा होगा हाफ mv², हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास के लिए हम लिखेंगे m, वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं LT-1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहां पर क्या बनी वैल्यू mL²T-2 बनी ना। अब चलिए आइए पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, m बोले तो मास, मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m, g बोले तो एक्सेलरेशन, अभी अभी हमने बताया एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन LT-2, किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन हो, हाइट को मीटर में नापेंगे, मीटर की डायमेंशनल फार्मूला l, m ये रहा आपके पास में l स्क्वायर हो गया, T-2 हो गया। बहुत ज्यादा जल्दी अगर हम कर रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिए, है ना। और अगर इसको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको स्लो लग रहा है वो थोड़ा सा हम बढ़ा लें, ठीक है। मास एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, mc², m के लिए m, देखिए वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई सी भी हो, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT-1 का स्क्वायर, mL²T-2,
अब बताइए सर, बराबर है कि नहीं? बिना बताए तो नहीं भगे ना, बिना बताए तो नहीं वीडियो से कही ना, बताया आपको, हुई तसल्ली थोड़ी बहुत। चलते हैं आगे, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से एक तरीके की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी जितनी भी वैरायटी होंगी, सबका डायमेंशनल फार्मूला बेटा एक जैसा होगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, अब भाई ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले हमने आपको बता दिया कि नॉन वेरिएबल की कोई डायमेंशन नहीं होती, वेरिएबल की डायमेंशन होती है। लेकिन नॉन वेरिएबल वेरिएबल में भी एक फंडा है, उसको चलो बताते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों को अब हम लोगों को अगला पॉइंट क्या लेना है भाई इसमें? अब हमको समझना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है विमाओं के आधार पर, या विमी विश्लेषण में फिजिकल क्वांटिटियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली भाई हमने 4 राशियां ली हैं, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब यहां पर एक विमीय चर है, एक विमाहीन चर है, एक विमीय अचर है, एक विमाहीन अचर है। अब समझने वाली बात है कि ये एक्चुअली में क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं एक्चुअली में, हमें ये समझना। विमीय चर, चर मतलब तो वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल का मतलब आप जानते हैं कि जिनमें मान बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, स्थिर नहीं होते, उन्हें हम चर कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, स्थिर नहीं होते हैं, साथ में उनकी विमा भी होती है। साथ में उनकी क्या है? विमीय, डायमेंशनल वेरिएबल, यानी डायमेंशनल डायमेंशन भी है और उनके मान भी बदल रहे हैं, ऐसी भौतिक राशियों को विमीय चर कहते हैं। जैसे बल हो गया, दाब हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ऊर्जा हो गई, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें डायमेंशन भी है और वैल्यूएं बदल भी रही हैं, उन्हें हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। आगे चलते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल। वेरिएबल तो है, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है, भौतिक राशि की वैल्यू फिक्स नहीं है, राशियों के मान तो बदलते रहना है, बट डायमेंशन नहीं है उनमें। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी विमा तो नहीं होती, विमा तो नहीं होती, लेकिन उनके मान बदलते हैं, लेकिन उनके मान बदलते हैं, उन्हें हम विमाहीन राशि कहते हैं, विमाहीन राशि कहते हैं। जैसे आपका कोण हो गया, जैसे घर्षण कोण हो गया, विकृति हो गई, अपेक्षित घनत्व हो गया। साथ साथ में इसमें एक कंडीशन ये भी होती है, ये अंडरलाइन कर रहे हैं हम, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, विमाहीन राशि जिनकी कोई विमा नहीं होती। भाई विमा नहीं होती लेकिन मात्रक हो सकता है, जिसकी विमा नहीं होती उसका मात्रक हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई सी भी भौतिक राशि नहीं है जिसकी मात्रक ना होता हो और विमा होता है, जिसका मात्रक ना होता हो और विमा होता हो, ऐसी कोई भी भौतिक राशि नहीं है। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। विमीय अचर, यानी विमा तो है लेकिन वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, ऐसी भौतिक राशि जिनके मान तो स्थिर होते हैं लेकिन उनमें साथ में डायमेंशन भी होती है। जैसे प्लांक नेतांक, प्लांक नेतांक इसका मान फिक्स होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसकी डायमेंशन भी साथ में होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नेतांक फिक्स होता है लेकिन इसकी डायमेंशन भी होती है। विमीय अचर, विमीय अचर, विमाहीन अचर, सॉरी यहां पर अपन लिख लेंगे विमाहीन अचर, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी ना तो डायमेंशन है और वैल्यू भी फिक्स है, वैल्यू भी फिक्स है। जैसे कोई भी शुद्ध संख्या 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं, पाई की वैल्यू या जूल नेतांक, ये इन चीजों में क्या होता है कि फिक्स भी होती है और इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। तो ये होते हैं आपके कुछ प्रकार भौतिक राशियों के जो हमने डिवाइड किए हैं आपका बेसिस ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन के आधार पर इतने पार्टों में इन्हें बांटा गया है। अब इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तब फिर अब अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई।
अब इस चैप्टर में और क्या है, चलो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है जी सर। तो अब हम लोग चलते हैं कहां, विमीय समांगीता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये कहता क्या है, अरे सिंपल सी बात है यार, सामने सामने सब कुछ लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी होना चाहिए, कैसे होमोजेनिटी होना चाहिए, ये साहब ये कहते हैं कि एक ही विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, आपस में घटाया जा सकता है और बराबर भी रखा जा सकता है। क्या कहते हैं, फिर समझिए, एक ही विमीय सूत्र वाली, बहुत गौर से समझना, आगे अभी बहुत बड़ा मसला फंसेगा और फिर उसमें कंफ्यूजन ना पैदा होने पाए, इसलिए आराम से समझिएगा। एक ही विमीय सूत्र वाली विभिन्न भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और बराबर भी रखा जा सकता है, लेकिन अलग अलग विमीय सूत्रों वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, ना ही बराबर रखा जा सकता है। जरा समझने की कोशिश करते हैं इसे एज ए प्रैक्टिकल। हम कहना चाहते हैं कि हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब यह है भाई कि इसकी डायमेंशन जो भी है, इसकी डायमेंशन जो भी है, इसकी डायमेंशन जो भी है, सबकी डायमेंशन सेम होना चाहिए। सबकी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो भी इक्वेशन, ये भाई एक इक्वेशन है ना, ये तो एक इक्वेशन है आपके पास में, तो जो भी इक्वेशन है उसके प्रत्येक पद की विमा बराबर होना चाहिए। मतलब प्रत्येक पद, एक पद आपके पास में a है, एक पद आपके पास में b है, एक पद आपके पास में c है, सभी की डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, आपस में घटाया भी जा सकता है और बराबर में भी रखा जा सकता है। थोड़ा सा सब्र करो, अभी आगे बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली, थोड़ा सा सब्र करो, समझने की कोशिश करो। हम कह रहे हैं भाई, हम लिख रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी। एक इक्वेशन लिखी हमने, v बराबर u प्लस ए टी। वो कह रहा है कि विमीय विधि से ये सत्य है इक्वेशन। कैसे, क्योंकि इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सबकी सेम होना चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं। v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन। और ए टी, ए एक्सलेरेशन है, एक्सलेरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस टू और टी का डायमेंशनल फार्मूला टी। तो टी माइनस टू से टी माइनस वन चला जाएगा, एल टी माइनस वन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। v इज इक्वल टू ए टी एकदम राइट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है, ये सिद्धांत को फॉलो करता है। अब इसमें एक नया ट्विस्ट, बात को समझो, अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया, मजेदार ट्विस्ट। वो क्या, हमने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस टू ए टी। आप कहेंगे वाह सर, ये तो इक्वेशन हमने आज तक पूरी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस टू ए टी, तो हमने ये वाला इक्वेशन आज तक पूरी जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, जहां तक हम पढ़ के आ चुके हैं। तो फिर ये कैसे सही हो सकता है? जी हाँ, यही ट्विस्ट है यहां पर। ये इक्वेशन सही है अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिस ऑन डायमेंशन ये सही है, इक्वेशन गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विमीय समांगीता का सिद्धांत जो है वो केवल विमीय विश्लेषण के लिए सत्य है, विमीय विश्लेषण के अंतर्गत काम करता है, उसके बाहर काम नहीं करता। मतलब ये सीमित है। ये बात क्लियर हुई ना? अब चलते हैं आगे। इसकी डायमेंशन इक्वल है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं है, अभी हमने पहले आपको बताया। ए टी की डायमेंशन सेम होगी, तो ये विमीय विधि से तो सत्य है, अदरवाइज आंकिक मान के हिसाब से देखा जाए तो ये असत्य है। अब अलग अलग भौतिक राशियां हो, उन्हें आपस में जोड़ के एक नई राशि बन सकती है क्या? जैसे हम कहें कार्य, फिर हम कहें बलागुण मतलब कि टॉर्क, और बराबर में हम लिख दें 2 गुणा ऊष्मा।
कार्य की डायमेंशन ml² t-2 होती, बलागुण की डायमेंशन भी ml² t-2 होती, ऊष्मा की डायमेंशन भी ml² t-2 होती। इसके हिसाब से समांगिता के सिद्धांत के हिसाब से तो ये सही है, बट वैसे ये गलत है। कार्य प्लस बलागुण इज इक्वल टू ऊष्मा तो नहीं होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। और समझे अगर हम आगे चलते तो कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, बराबर में ऊष्मा बनी, तो एक सदिश के साथ एक अदिश नहीं जोड़ा जा सकता, या एक अदिश के साथ एक सदिश नहीं जोड़ा जा सकता, या तो दोनों सदिश जुड़ते हैं या दोनों अदिश जुड़ते हैं। तो वैसे तो ये गलत है, लेकिन विमीय विश्लेषण के आधार पर देखेंगे तो ये सही है। तो इसमें भी एक ये फंडा चलता रहता है। तो ये उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये समांगिता का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये रहा आपका सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कंडीशन से अब इसके बाद और क्या आता है भाई, जितनी सी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ये वन शॉट हम इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर करवा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर के इसी की दूसरी वीडियो है, मतलब इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट, फिर इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वगैरह वगैरह, जिस तरीके के कोई क्वेश्चंस होंगे वो दूसरी वीडियो का भी, उसका भी एक वन शॉट ही बनेगा। पूरे चैप्टर की मैक्सिमम 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 जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकेंगी उन प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर करके पूरी एक वीडियो कंप्लीट की जाएगी और फिर वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अब क्या बचा है इसमें। ठीक है, अब भाई अब क्या करना है अपन लोगों को इस चैप्टर में, देखिए अब हम लोगों को इस चैप्टर में जो विमीय विश्लेषण वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोगों को अब पढ़ना है विमाओं के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, विमाओं के उपयोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं विमाओं के उपयोग, समझते हैं जरा क्या है विमाओं के उपयोग, पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग विमाओं के उपयोग। इसके पहले हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली, अब हम लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस बचे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। देखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन इसमें 3 है, बोल के बता रहे, इतना लंबा लिखने से मजा नहीं आएगा यार, बहुत सारा टाइम लग जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो एक रजिस्टर में लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे समझाएंगे। एक तो होता है कि विभिन्न समीकरणों को या विभिन्न भौतिक राशियों के जो समीकरण हैं या विमीय सूत्र हैं उनके सत्यता की जांच करना, मतलब वो सूत्र विमीय आधार पर सत्य है या असत्य है। विमीय आधार पर हमें पता चल जाएगा कि वो इक्वेशन हमारी सही है या नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन होगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। यूनिट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एपीएस यूनिट सिस्टम। अगर मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एम के सिस्टम में दी गई है और उसे सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है, या सीजीएस सिस्टम में दी गई है एम के सिस्टम में चेंज करना है, तो हम विमाओं के आधार पर कैसे चेंज करेंगे। तीसरा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अलग अलग तरीके की भौतिक राशियां हैं, हमको नहीं पता कि आपस में उनका क्या रिलेशन है, हमको नहीं पता कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन विमाओं के आधार पर, विमीय विश्लेषण के आधार पर हम उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब जो हमने बका वो आपने सुना, और जो कुछ भी हमने बोला, जो कुछ भी हमने कहा, वो आपके भेजे में बिल्कुल भी नहीं चला, ये हमको पता है। जब हम 1 बाय 1 एक एक चीज समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बेसिक फंडा हम जानते हैं आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन जो है वो है आपका, यहाँ पर हम समझना चाहते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के जो समीकरण है उनको सत्यापन करना, समीकरणों को सत्यापित करना। ठीक है, समीकरण को सत्यापित करना विभिन्न भौतिक राशियों। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए किसी ने लिख दिया भाई F इज इक्वल टू एम, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, m इज इक्वल टू मास, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये तो आप लोगों को पता है। उसने कहा कि विमीय आधार पर सिद्ध कीजिए या विमीय आधार पर बताइए कि F इज इक्वल टू एम होता है या नहीं होता है। अब हम नहीं जानते भाई कि F इज इक्वल टू एम होता कि नहीं होता,
m इज इक्वल टू एफ ए होता या a इज इक्वल टू एफ एम होता, हमको नहीं पता। तो हम विमी आधार से इसे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। चेक करने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन निकाल लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला। राइट हैंड साइड की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी पद हो, इवन जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दें s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन निकालिए, इसकी डायमेंशन निकालिए, इसकी डायमेंशन निकालिए। अगर तीनों के डायमेंशनल फार्मूले इज इक्वल टू है या इधर पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला बराबर है तो ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ है। एफ क्या है, फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू। चलिए ये ठीक है। अब राइट हैंड साइड की अगर हम डायमेंशन देखें, एम इंटू ए, मास, मास के लिए एम का यूज करते हैं, ए एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू का यूज करते हैं, फाइनली आया एम एल टी माइनस टू। मतलब बेसिकली इनकी डायमेंशनल फार्मूला क्लियर है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे एस क्या है, एस है बेटा, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। चलिए ठीक है। यूटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, टाइम का टी होता है। टी की पावर प्लस वन, टी की पावर माइनस वन कैंसिल हो गए, क्या बचा, एल बचा। चलो ये भी ठीक है। अब हाफ ए टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट फिक्स वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पर ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है बेटा। टाइम की टी होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, टी स्क्वायर पॉजिटिव टी स्क्वायर नेगेटिव, फाइनली एल आया, मतलब कि ये इक्वेशन सही है। इस तरीके से हम निकालते हैं कि समीकरणों का सत्यापन कैसे करते हैं विमी विधि के आधार पर। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन हम समझते हैं, पोस्ट करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा एप्लीकेशन है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। वो कैसे बदलेंगे हम आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताते हैं। मान लीजिए कहीं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कण का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलिए। और किसके आधार पर बदलिए, विमी विश्लेषण के आधार पर, विमी विधि से बदलिए। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब आप हमसे शोर मचाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे और ये पूछेंगे कि साहब N1 क्या है, N2 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, ABC क्या है, ये सब क्या है। ये बेटा कुछ भी नहीं है, ये बढ़िया चीजें हैं, ये मजे की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। ये क्या चीजें हैं, ये N2 हमें जो वैल्यू फाइंड करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो N2 है। N1 क्या है सर, N1 जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो है बेटा। M1 M2 क्या है साहब, M1 M2 मास के लिए जो हम यूज करते हैं, मास, M1 M2 मास के लिए। अब जरा समझिए बात को, M1 का मतलब ये है कि जो सिस्टम दिया है, एमकेएस दिया है और सीजीएस में चेंज करना है। भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एमकेएस सिस्टम का है और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो सीजीएस सिस्टम का है। तो एमकेएस से हमें सीजीएस में जंप करना है। तो भाई ऊपर आपको वो वैल्यू रखना है, वो यूनिट रखना है जो सिस्टम आपको दिया है। एमकेएस आपको दिया है तो मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, और जिसमें बदलना है सीजीएस में लाना है तो सीजीएस वाले यूनिट सब नीचे। पावर कहां से मिलेगी, एबीसी पावर कहां से मिलेगी, पावर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है, एक्सेलरेशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन देगा हमें एबीसी की वैल्यू। देखिए आप जरा समझिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी विमा। विमा लिखी हमने एल टी माइनस टू, इसकी कराएंगे हम तुलना फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूले से, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू एम की पावर तो कुछ भी नहीं है 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। एबीसी का मान आ गया। अब यहाँ देखिए n2 इज इक्वल टू n1, n1 क्या है 5, m1 मास का यूनिट
किलोग्राम, किलोग्राम क्यों रखा हमने, एमकेएस में है वैल्यू हमारे पास में। नीचे ग्राम, सेंटीमीटर में चेंज करना है। पावर ए की वैल्यू 0। L1 लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर क्यों लिखा, एमकेएस में है। सीजीएस में चेंज करना है सेंटीमीटर। पावर बी की वैल्यू क्या है 1। टाइम एमकेएस में सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड की पावर -2। अब आप ये जानते हैं एन टी इज इक्वल टू 5। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 अपॉन ग्राम। पावर 0, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। पावर 1 लिखी नहीं जाती, इस पे 0 है, इस पे चलो 1 है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, एक बचा, एक की पावर कितना भी हो एक वैल्यू होती है, और 0 की पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू भी एक होती है। तो चाहते यहीं पे एक कर लेते, वरना ग्राम से ग्राम कैंसिल करेंगे, 1000 की पावर 0 करेंगे तब भी हमारा एक ही आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 100 की पावर 1 है, 100 आ गया इंटू 1, यानी कुल मिला के 100 आ गया। आगे 5 था, 5 गुना और लगा देंगे तो ये कितना बन गया, 500 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज हो। ऐसे हम दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं। इसी प्रकार से मिलेगा आपको तीसरा एप्लीकेशन। और तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। चलिए वो और समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन खुला रहता है, उसमें आप कमेंट्स करके बताइए। अगर कोई चीज पसंद आती है तो फिर हम दोबारा भी उसे वो चीज और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये चीज हम लिख नहीं रहे, हमने बोल दिया है, आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। क्वेश्चन को समझना क्या है, क्वेश्चन को ये समझना है आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए उसने कहा किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा E, मान लीजिए पिंड के द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G व ऊंचाई H पर निर्भर करती है। तो ऊर्जा के लिए सूत्र कितना होगा, या तो वो क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता है कि एक भौतिक राशि या स्थितिज ऊर्जा, उसने बोल दिया कि एक भौतिक राशि स्थितिज ऊर्जा जो है किसी भी पिंड की, किसी भी कण की, किसी भी वस्तु की, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है और पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए विमी विधि से। या वो सीधा सीधा ये भी कह सकता था कि भाई E बराबर हाफ mv² को सत्यापित कीजिए या इसको निगमित कीजिए विमी विधि से। कैसे करेंगे जरा समझ लीजिए। आप इसमें ये पकड़िए कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। E निर्भर कर रही है प्रोपोर्शनल टू किस पर, मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर और हाइट पर। इन 3 बातों पर डिपेंड है। आप प्रोपोर्शनल टू करके फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी सब रख दीजिए। चाहे जैसे कौन बटे में आएगा, किस पे स्क्वायर चढ़ेगा, किस पे क्यों चढ़ेगा, से कोई मतलब नहीं आपको। आप समझिए, आप प्रोपोर्शनल टू का साइन अलग करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी mgh। अब हम दोनों तरफ की डायमेंशनल फार्मूला रख लेते हैं। एनर्जी ml²t-2, इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। के फिक्स वैल्यू, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, मास की m, और इस पे हम पावर लगा लेते हैं ABC। तो मास A, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन LT-2 डायमेंशनल फार्मूला, पावर B, और हाइट का डायमेंशनल फार्मूला LC। अब ये क्या बना आपके पास में ml²t-2, तो ये आ गया m की पावर A, L की पावर B है ना, और L की पावर C है, तो L की पावर B प्लस C हो जाएगा, T की पावर -2B हो जाएगा। चलिए पावर की हम तुलना कर लेते हैं। m की पावर यहाँ A है और m की पावर यहाँ 1 है, L की पावर यहाँ B प्लस C है, यहाँ पर L की पावर 2 है, और यहाँ पर T की पावर -2B है, और यहाँ पर T की पावर -2 है। यहाँ से B = 2 आ गया ना,
और b इज इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ पे 2 प्लस c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू कितना आ गया 0। m l स्क्वायर t माइनस 2, फिर ये हो गया आपका m l t माइनस 2 और ये हो गया आपका l। अब a m की पावर इतना निकला था, फिर यहाँ पर आया था b प्लस c, हाँ ये ठीक है, और माइनस 2b। चलिए तो b इज सॉरी यही तो गड़बड़ हो गया, b इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर, वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो डाउट है। तो यहाँ पर आएगा 1, तो c इज इक्वल टू निकलेगा 1। a b c की वैल्यू, a b c की वैल्यू जो भी है वो इक्वेशन फर्स्ट में शिफ्ट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट वैल्यू के, और के की कोई जमा नहीं होती, यहाँ पर प्रयोगों के आधार पर इसका मान 1 होता है। m की पावर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, 1 g की पावर 1, h की पावर 1। फाइनली आपका क्या बना, e इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे बस हमें ये याद रखना होगा प्रयोगों के आधार पर कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग किसकी कितनी होती है। अब तो कम से कम आपको बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।